हेलो एंड वेलकम, दिस इज परवेज आलम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 12th बोर्ड एग्जामिनेशन में 95% से ज़्यादा नंबर कैसे लाएं। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं और इसका बिल्कुल आपको फ़ायदा आपको मिलने वाला है। और मैं ये नहीं कहूँगा कि 95% से ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि 95% से ज़्यादा नंबर आएंगे। ये कैसे आएंगे, इसको कुछ चीजों को आपको समझना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सीखना है, समझना है। तो सबसे पहली चीज जो आपको मैं बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं कि आप इस टाइम में जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका रिसोर्सेज आपका क्या है। अभी जो आप पढ़ रहे हैं उसका रिसोर्सेज क्या है, सिलेबस आपके माइंड में बहुत अच्छे तरीके से है या नहीं है। क्योंकि अब 2 महीने का टाइम आपके पास है और इस 2 महीने में आपको इस तरीके से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है जिसमें सारे सब्जेक्ट को पूरी तरह से टाइम आप दे सको और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो पाओ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिसोर्स क्या है, सिलेबस आपके क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे जैसे 12th बोर्ड के एग्जाम्स की बात अगर है तो सबसे पहले प्रायोरिटी पे मैं जो बुक्स आपको बताना चाहता हूं वो है एनसीईआरटी के बुक। आप सबसे पहले रिसोर्स में यही चीज आप ध्यान रखें कि एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन आपको करने हैं, इन चैप्टर आपको करना है। उसके क्वेश्चन को सबसे पहले आप सॉल्व करके देखें कि वो क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं। क्योंकि ये एग्जामिनेशन पूरी तरह से एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशन है, तो आपकी तैयारी एनसीईआरटी बुक्स की बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए। चाहे फिजिक्स की कर रहे हैं, केमिस्ट्री की कर रहे हैं, बायोलॉजी की कर रहे हैं या मैथमेटिक्स की कर रहे हैं या ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स आपके हैं या कॉमर्स के आपके सब्जेक्ट हैं, आपको सबसे पहली चीज आपको ध्यान में रखना है कि आप एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस को आपने बनाया है या नहीं बनाया है और इन चैप्टर्स यानी इन बिटवीन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये काम सबसे पहले आपको कर लेना होगा क्योंकि यहीं से क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगी कि आप एनसीईआरटी के बुक को, क्योंकि अब जो टाइम है, अब आपका टाइम उसके लिए नहीं है कि अब आपने अपनी तैयारी शुरू की है। आपने फाइनली जो तैयारी आपने की है, इस 2 महीने में आपको उसको इंप्लीमेंट करना है और ज्यादा से ज्यादा टाइम आपको अपने क्वेश्चंस को रिटर्न में आपको प्रैक्टिस करनी है। रिटर्न में प्रैक्टिस करने का फायदा क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन को रिटर्न में लिखते हैं तो आप क्वेश्चंस को बहुत ही सही तरीके से समझ भी पाते हैं, अपने माइंड में भी फीड कर पाते हैं आप बहुत अच्छे तरीके से, और आपको एक एक चीजें आपको समझ में आ रही होती है। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आप अगर अकेले अपने कमरे में पढ़ रहे हैं, आप वहां पर अगर बुक्स को आप निकालते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं तो 15-20 मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद आप डिस्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, आपका माइंड डाइवर्ट होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब आप बुक्स के साथ पढ़ते हुए आप चीजों को लिख भी रहे होते हैं तो एट द सेम टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज जो होती है, आपका माइंड सही डायरेक्शन में काम कर रहा होता है, आपकी राइटिंग की स्पीड आपकी बन रही होती है, आपका राइटिंग बन रहा होता है। तो मेन थिंग इज दैट कि आपको यहां पर ध्यान रखना है कि सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, आपको रिटर्न भी करना जरूरी है सो दैट कि आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर पाए। अब यहां पर रिटर्न की एक और चीज, एक इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा, इसका फायदा और क्या हो सकता है। देखिए, आप अच्छी तरीके से जानते हैं और अपने लाइफ में आपने देखा होगा कि अगर किसी स्टूडेंट की राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो आपकी क्लास अगर कभी मिस हुई है तो आप उस बच्चे को सबसे पहले आप प्रेफर करते हो जिसकी राइटिंग क्लास में अच्छी होती है कि भाई तू नोट्स दे दे या बहन तू नोट्स दे। तो सबसे पहली चीज आप ये देखते हैं कि राइटिंग जिसकी अच्छी होती है, आप भी उस राइटिंग की तरफ अट्रैक्ट होते हो। ठीक इसी तरीके से जब बोर्ड का एग्जामिनेशन होता है और आपके पेपर जब चेक हो रहे होते हैं तो वहां पर भी यही चीज होती है कि 10 बच्चों में अगर एक बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी है तो वहां पे बहुत ज्यादा फोकस्ड करने की जरूरत नहीं है। जो पेपर चेक कर रहा होता है वो ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है आपकी राइटिंग को देखकर और आप उसको लगता है कि नहीं यार, बाकी बच्चों के कंपैरिजन में इसकी राइटिंग अच्छी है, थोड़ा इनके आंसर्स को सही तरीके से हमें जज करना चाहिए और नंबर हमें उसी के अकॉर्डिंग हमें देने चाहिए। अब यहां पर ये नहीं कि राइटिंग की वजह से आपके पूरे नंबर आ जाएंगे, लेकिन आपके नंबर अगर 1 2 3 4 5 नंबर भी अगर राइटिंग की वजह से बाकी बच्चों से ज्यादा हो जाते हैं
आप क्या महसूस करोगे वहां पर? ये 4-5 नंबर जो होंगे वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होते हैं। यानी जब परसेंटेज आपकी बनती है तो ये छोटी-छोटी चीजें आपके परसेंटेज को बढ़ाने में बहुत काम करती है। तो सबसे पहली चीज आपको रिसोर्सेस अपना ढूंढना है कि हमें तैयारी कहां से करनी है, कैसे करनी है। अब सेकंड बात आती है कि एग्जामिनेशन के दिनों में कौन हमारी लाइफ में इन है, कौन आउट है। देखो भाई, ये 2 महीने का टाइम है और अपने एक्सपीरियंस के आधार पर चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। एक्सपीरियंस के आधार पर चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का टाइम है और इस 2 महीने में आपको सबसे पहले देखना है कि आप किस वजह से सबसे ज्यादा अपने लाइफ में डाइवर्ट होते हैं। सबसे ज्यादा डाइवर्ट होने का रीजन क्या है? और मुझे एक ही बात समझ में आती है कि प्राइम रीजन जो इसका है वो है मोबाइल। तो आप इस टाइम में अगर आप फेसबुक से जुड़े हुए हैं, इंस्टा से जुड़े हुए हैं या किसी और जगह पे आपका ग्रुप बना हुआ है, आपको सबसे पहले 2 महीने तक अपने आप को इन सोशल मीडिया से अपने आप को दूर कर देना है, क्योंकि ये आपके डाइवर्जन का सबसे बड़ा रीजन होगा। एग्जामिनेशन के दिनों में आप इसकी वजह से आप कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे, एग्जामिनेशन में परफॉर्मेंस आप अच्छा नहीं कर पाओगे। तो आपको देखना है कौन आपके लाइफ में इन है इस टाइम में, कौन आउट है इस टाइम में। अभी आप अपने दोस्तों के साथ में जो टाइम आप स्पेंड कर रहे हो, आपको सबसे पहले समझना है कि इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद जो सीयूटी के एग्जाम होंगे, उस सीयूटी के एग्जामिनेशन के बाद भी क्या मैं अपने फ्रेंड के साथ आगे कॉलेज में हूं, ये डिसाइड करना आपका काम है। क्योंकि ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा कि अभी जहां पर मैं टाइम दे रहा हूं, ये टाइम हमारे लाइफ को कहां पर लेके जा रहा है। नया कॉलेज होगा, नए दोस्त बनेंगे, एकाध लोग शायद आपके लाइफ में दोबारा से आपके साथ वहां पर दिख जाएं तो दिख जाए, नहीं तो सबकी जर्नी अलग अलग होगी। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आप यहां पर ध्यान रखना है आपको, और बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है कि आप जिस वजह से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वो डिस्ट्रैक्शन की वजह क्या है, वो आपको आइडेंटिफाई खुद करना है कि आपके लाइफ में अभी 2 महीने कौन आपके साथ में है, कौन आपके साथ में नहीं है। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कई बार फैमिली प्रॉब्लम में भी डिस्ट्रक्शन का कारण होता है। घर में कोई बात हो गई, छोटे भाई बहन से लड़ाई हो गई, बड़ी सारी चीजें होती है जो आपको डाइवर्ट करने के लिए काफी होती है। इस टाइम में अपने ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल रखना है, अपना पेशेंस अपना बनाकर रखना है, क्योंकि ये 2 महीना आपके डिसाइड करेगा फ्यूचर को कि आप आगे अपनी जिंदगी में कहां जा रहे हो। तो ये कहां जाने वाली जो बात यहां पर है ना, ये डिसाइड करेगा ये अभी के 2 महीने। तो आप इस टाइम में कोई भी बात अगर होती है, जैसे घर में जनरली आप देखोगे कि इस तरह की बातें भी होती है, तेरे कजन के 95% आए थे, तेरा पता नहीं क्या होगा, मुझे तो तेरा समझ में नहीं आ रहा है, तू कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। कई तरह से इस तरह की बातों को करके आपको डाइवर्ट करने की कोशिश की जाएगी, आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है जनरली। और ये कोई इंटेंशन नहीं होता, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ये बात निकलती है, और ये आपको डिस्टर्ब करने के लिए ये बात काफी होती है। तो आप वहां पर क्या करोगे, इस कान से सुनोगे, इस कान से आपको निकालना है। अभी अपने माइंड में आपको नहीं बिठाना है इस बात को, क्योंकि ये टाइम नहीं है। 2 महीने के बाद का टाइम जो होगा वो इस तरह की बातें करने वालों के लिए जवाब होगा आपका। उस रिप्लाई को तैयार करने के लिए आप अपनी तरह से पूरी तरह से बैलेंस्ड रहें, कंसंट्रेट होकर आप अपनी प्रिपरेशन को आप करें, जिससे कि आप चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर पाए और अपने आंसर्स को एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। अब यहां पर कई बार आपको घर में आपके भाई आ रहे हैं, आपकी बहन आ रही है, डिस्टर्बेंस होगा। आप उनको कहो कि इस टाइम नहीं, बाहर रखो, रूम बंद करो, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखो। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अभी ये चीजें शायद उनको बुरी लग सकती है, लेकिन जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा, जिस दिन परसेंटेज आपके बहुत अच्छे होंगे, उस टाइम में पेरेंट्स विल बी हैप्पी, आपके ब्रदर और सिस्टर्स, आपके फ्रेंड्स उस टाइम में खुश होंगे कि नहीं, ये रीजन था जिसकी वजह से इसने दूरी बनाई थी। अब मुझे समझ में आया कि इसने एग्जामिनेशन में इतने अच्छे स्कोर कैसे किए। इसके बाद बात आती है आपके एग्जाम की रिवीजन की। अब देखो भाई,
स्टार्टिंग में भी मैंने ये बात बताई है, अब आपका कोर्स कंप्लीट है, आप इस टाइम में अपनी तैयारी शुरू नहीं कर रहे हो। इस टाइम में आपके माइंड में ये नहीं चल रहा है कि ये बुक भी पढ़ लूं, ये बुक भी पढ़ लूं, ये बुक भी पढ़ लूं। अगर ये आपके माइंड में चल रहा है तो आप इसको सबसे पहले रोको। ये स्टॉप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने जितना पढ़ लिया अब उसकी रिवीजन शुरुआत हो जानी चाहिए। क्वेश्चंस बनाने की तैयारी अब से हो जानी चाहिए। और रिवीजन में आप क्या करोगे, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए मेरा मानना है कि कम से कम आप 3 बार तो उसको जरूर आप लिख लो। अब कहोगे सर 3 बार लिखने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। बिल्कुल लगेगा, मैंने कब आपसे कहा कि नहीं लगेगा। पहली बार में थोड़ा ज्यादा लगेगा, सेकंड टाइम में उससे कम लगेगा, और थर्ड टाइम में उससे भी कम लगेगा। क्योंकि जब आप चीजों को सीख जाते हैं तो ग्रेजुअली आपकी टाइमिंग जो होती है वो मैच होनी शुरू हो जाती है, और टाइमिंग आपके अकॉर्डिंग काम करती है। आपको ध्यान में रखना है, कम से कम 3 बार करें। वैसे कायदे से तो 4-5 बार करना चाहिए, लेकिन अभी टाइम थोड़ी सी लिमिटेड है अभी, तो आप 3 बार रिवीजन अपने एग्जामिनेशन के लिए कर लेंगे। अब क्या करेंगे इसके लिए, आप एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन आपने कर लिया, बैक क्वेश्चंस आपने कर लिया, इन चैप्टर आपने कर लिया। ये कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इसको करने के बाद आप PYQ स्टार्ट करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आपसे बनने शुरू होंगे तो आपका कॉन्फिडेंस बनेगा, आपको लगेगा कि नई चीजें सही डायरेक्शन में जा रही है और अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके आराम से बनने शुरू हो जाते हैं तो आपको समझ जाना है कि आपने तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की है। आपके जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बन गए तो आने वाले एग्जामिनेशन के क्वेश्चन भी आपसे सॉल्व हो जाएंगे। अब आप क्या करोगे, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे तरीके से करो, फॉर्मूला अपने माइंड में फीड करना शुरू करो, छोटे छोटे आप कंसाइज नोट्स बनाओ जिसको देखकर अपने स्टडी टेबल के सामने लगाओ, जिससे बार बार वो चीजें आपको दिखती रहे, बार बार दिखते रहे और आपके माइंड में सेट हो जाए। तो इस टाइम में इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान अगर आप रखते हैं तो आप 12th बोर्ड में 95% से ज्यादा मार्क्स बड़े आराम से निकाल पाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से आपके एग्जाम्स होंगे और एग्जामिनेशन के बाद आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे तरीके से आएंगे। तो आपको ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है, जो चीजें सर ने आपको बताई है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करें। आप उसको डेली प्रैक्टिस में रखें, क्वेश्चंस को सही तरीके से बनाने की कोशिश करें। छोटी छोटी टिप्स जो भी जहां जहां आपको मिल रही है उसके लिए छोटे छोटे नोट्स आप तैयार करें और उसको आप लगातार अपने टच में रखें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उस टॉपिक पे उतनी क्लैरिटी आपकी आएगी और एग्जामिनेशन उतना अच्छा जाएगा। तो चाहे फिजिक्स की बात हो, केमिस्ट्री की बात हो, बायोलॉजी की बात हो, मैथमेटिक्स की बात हो, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट हो या कॉमर्स के सब्जेक्ट हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में इस पार्ट को इस तरीके से जैसे सर ने आपको बताया है उसको फोकस करके आप कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये एग्जामिनेशन अपने आप में बहुत आसान एग्जाम है। अभी तक आपने 7th 8th 9th 10th 11th में जो भी परसेंटेज आपने निकाला है उससे ज्यादा निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं, गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं कि उससे ज्यादा नंबर आपके 12th बोर्ड में आने वाले हैं। तो आप बस अपनी तैयारी को आप कंटिन्यू रखें, चेहरे पे एक स्माइल बना के रखें, पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, टेंशन नहीं लेना है, छोटी छोटी बातों को अपने माइंड में नहीं आने देना है और इस टाइम में उन सभी चीजों से दूरी बना लेनी है जो आपको सबसे ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करता है। वो कोई भी चीज हो सकती है, उस पे सबसे ज्यादा कंट्रोल इस टाइम है और इस 2 महीने को आपने मेरे बताए हुए तरीके से आपने कर लिया तो 12th बोर्ड के एग्जामिनेशन में आपके मार्क्स 95% 100% आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इससे आगे जब 12th बोर्ड आपका हो जाता है फिर आपको क्या करना है। नेक्स्ट वीडियो, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।